गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके। हमने रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पढ़ना शुरू किया था ना लास्ट टाइम। यस सर। रिवर बोर्ड है ना। तो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, लास्ट कहाँ तक हो गया था एक बार मैं चेक करता हूँ। ड्रिफ्ट। अच्छा, ड्रिफ्ट हमने डिस्कस कर लिया था। यस सर। एक मिनट यार, मैं देख लेता हूँ नोट्स में। हमने ये देख लिया था कि ड्रिफ्ट किस कंपोनेंट की वजह से होता है ना। ठीक है, तो अब हमें वो स्पेशल केसेस जो है वो डिस्कस करने हैं। तो पहला स्पेशल केस इसमें लिख लेते हैं, क्रॉसिंग द रिवर। लिख लो, क्रॉसिंग द रिवर in the minimum possible time, in the minimum possible time। इसको लिखो, फिर इसको समझते हैं ना, बहुत ध्यान से समझना। सारा खेल जो है वो वेक्टर का है ना। तो अगर वेक्टर अच्छे से समझ लोगे तो ये आ जाएगा समझ में। रिवर क्रॉस कौन सा कंपोनेंट कराता है? वाई कंपोनेंट। हाँ, मतलब रिवर के परपेंडिकुलर वाला, ये बात ठीक है ना। तो अगर मैन ये चाहता है कि कम से कम टाइम लगे, तो वो क्या करेगा, वो अपना सारा एफर्ट जो है वो इस डायरेक्शन में डेडिकेट कर देगा। यानी बोट या मैन जो है वो अपना सारा एफर्ट लगा देगा इधर जाने में। यानी अगर पर्सन है तो अपने हाथ पैर इस डायरेक्शन में चलाएगा। बोट है तो वो अपना जो बोट का नोज होता है वो इस डायरेक्शन में फेस करेगा ना, बिल्कुल आगे की तरफ रखेगा। अच्छा, लेकिन रिवर अपना काम करती रहेगी, तो रिवर इस तरीके से वी आर लगाएगी, और ये जो आएगा हमारे पास, ये कौन सा वेक्टर बनेगा बताओ? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट, वी नेट कह देते हैं इसको, है ना, वी नेट। ठीक है ना। तो ये डायग्राम बना लो। ये डायग्राम कब है? व्हेन द पर्सन इज ट्राइंग टू क्रॉस द रिवर इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। एंड व्हाई इज द टाइम मिनिमम, ये बहुत अच्छे से समझना। बिकॉज द मैन और बोट हैज डेडिकेटेड इट्स एंटायर एफर्ट किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्रॉस करने वाले डायरेक्शन में। ये जो रिवर की विड्थ है इसके डायरेक्शन में अपना सारा एफर्ट डेडिकेट कर दिया उसने, है ना। तो ऑब्वियसली टाइम उसको कैसा लगेगा? मिनिमम लगेगा। नोट कर लो इसको। है ना। मैक्सिमम लोगों को इसको देख के बस एक डाउट आता है, वो ये है कि जब जाएगा इधर तो टाइम कम कैसे लग रहा है, क्योंकि जा तो ये लॉन्गेस्ट साइड के अलॉन्ग रहा है ना। तो आपको ये बात समझनी है कि ठीक है, जा ये इधर रहा है, लेकिन जो कंपोनेंट इसको रिवर क्रॉस करवा रहा है वो मैक्सिमम है कि नहीं है। जो कंपोनेंट रिवर के परपेंडिकुलर ले जा रहा है वो मैक्सिमम है, और अगर वो मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली टाइम कितना लगेगा? मिनिमम लगेगा, है ना। इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि अगर नेट वेलोसिटी के अलोंग कोई जा रहा है तो वो आपको हर वक्त हाथ पैर चलाता हुआ ऐसे दिखेगा, ये। यानी ये जो एरो हैं आपको दिख रहे हैं, ये तो हैं जिस डायरेक्शन में वो अपने हाथ पैर चला रहा है, लेकिन ये जो डायरेक्शन है वो क्या है? ये वो डायरेक्शन है जिसमें डिस्प्लेस हो रहा है। तो आप ये स्ट्रेट रखे हुए एरो इधर डिस्प्लेस होते हुए समझो, है ना। तो अगर आप सोचो कि रिवर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर में बैठ के और इस मोशन को देख रहे हो पर्सन के या बोट के, तो वो आपको ओरिएंटेड तो ऐसे दिखेगा, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग ओरिएंटेड दिखेगा। अगर ये बोट होती तो इस तरीके से आपको दिख रही होती, ऊपर से देखने में बोट ऐसी दिख रही होती। अब ये बोट जा कहाँ रही है? ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इस तरफ जा रही है ना। तो इसका ये तो हो गया वी नेट, और हर वक्त ये है इसका वी एम या वी बी, जो भी इसको बोलेंगे वो हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से बोट जाती हुई लगेगी। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो एक बार।
अच्छा टी मिनिमम होगा कितना, टी मिनिमम, तो टी मिनिमम होगा डी डिवाइडेड बाय वी एम, है ना। जनरल केस में हम यहाँ पे वी एम परपेंडिकुलर लिखते हैं, यहाँ सारा का सारा वी एम ही परपेंडिकुलर है, तो वो हमने डी अपॉन वी एम लिख दिया। नोट कर लो इसको, डी अपॉन वी एम। अच्छा इस डायग्राम में देखना, पर्सन मान लो इस पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ कहीं पहुंचेगा बी पे, ए से स्टार्ट हुआ तो वो तो नेट वेलोसिटी के अलॉन्ग जाएगा, तो इधर कहीं पहुंचेगा। Yes, sir. मान लो ये सामने वाले पॉइंट को हम ओ कह देते हैं, ये सामने वाला पॉइंट ओ है, तो ये जो डिस्टेंस है ओ बी, इसको हम क्या बोलेंगे, Drift. ड्रिफ्ट बोलेंगे, है ना। ये डिस्टेंस जो हुआ ये ड्रिफ्ट हो गया। तो अब ड्रिफ्ट कितना है ना, इसको नोट करते हैं। तो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट वी आर, वी एम का तो कोई कंपोनेंट वी आर के साथ है ही नहीं, टाइम्स टी मिनिमम, है ना। तो टी मिनिमम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी आर इंटू डी अपॉन वी एम। नोट कर लो इसको, ड्रिफ्ट इस केस में ड्रिफ्ट इतना होगा, है ना, हर केस में नहीं, इस केस में इतना। कर लोगे ऐसा, Yes, sir. ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि मिनिमम टाइम में कैसे जाते हैं। सेकंड केस ले लेते हैं इसका, सेकंड केस ये हो जाएगा क्रॉसिंग द रिवर, क्रॉसिंग द रिवर along the shortest possible path, along the shortest path। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, नो ड्रिफ्ट, यानी इस बार क्या इंश्योर करना है स्विमर को या बोट को, उसका ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए, नो ड्रिफ्ट। अच्छा ड्रिफ्ट कौन करवाता है, River की रिवर, velocity. रिवर की वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ, द पर्सन और द बोट हैज टू इंश्योर कि रिवर के इफेक्ट को कैंसिल आउट किया जा सके। क्या कहा मैंने, कि पर्सन या बोट को रिवर के इफेक्ट को कैंसिल आउट करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे उसको इस डायग्राम से समझते हैं, कि पर्सन या बोट उसने अपना वी एम वैक्टर जो है वो इधर की तरफ अलाइन कर लिया, जाना उसे इधर है, जाना उसे इधर है ये, तो ये हो गया आपका वी नेट का डायरेक्शन, वी नेट का डायरेक्शन ये होना चाहिए। तो अब आप रिवर की वेलोसिटी इसमें ऐड कर दो, देखो ये हो गया वी आर वेक्टर, ठीक है। तो आपका वी नेट इधर आ जाना चाहिए, इस तरह का वेक्टर एडिशन होना चाहिए। इसको ड्रॉ कर लो, फिर इसमें कुछ बातें हैं वो समझते हैं। इसको ड्रॉ कर लो अच्छे से एक बार। Done. ठीक है। अच्छा पिछली बार मैंने आपको वो बताया था ना, एरो बना बना के दिखाया था, कि आपको वो पिछली बार सीधे सीधे एरो बने हुए थे जो टेढ़े जा रहे थे। इस बार एरो जा किधर रहे हैं, टेढ़े. नहीं यार, जा किधर रहे हैं, सीधे. सीधे, लेकिन ओरिएंटेड कैसे हैं, टेढ़े. टेढ़े, ठीक है ना। तो इस बार देखना आपको इस तरह से स्विमर जो है वो हर बार स्विम करता हुआ दिखेगा ऐसे। ये डॉट जो है लेट से वो स्विमर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये डॉट, ये डॉट। तो हर बार देखो आपका वो जो डॉट है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन हर बार उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है, देखो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग। ये चीज समझ में आ रही है, ऐसे जा रहा है लेकिन हाथ पैर इस डायरेक्शन में चला रहा है। Yes, sir. समझ पा रहे हो। Yes, Yes. sir. अच्छा ये सिर्फ बोट के लिए ट्रू नहीं होता, जैसे मान लो कि आप प्लेन चला रहे हो, है ना, प्लेन को भी तो हवा लगती है ना, विंड कहते हैं जिसको, Yes, sir. ठीक है ना। तो विंड वही वाला काम करती है प्लेन के लिए जो वाटर करता है किसके लिए, बोट के लिए, Yes. ठीक है। तो मान लो कि एक प्लेन को एकदम स्ट्रेट जाना है लेकिन हवा इधर की चल रही है, हवा इधर से, तो वो भी अपने आप को इसी तरह से ओरिएंट करके जाएगा कि नहीं जाएगा, Yes, sir. ठीक है ना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखना हो, है ना, तो यूट्यूब जानते हो क्या होता है,
हाँ सर, आप हर वीडियो की लिंक भेज देते हो। हाँ अच्छा है। चलो सार्केज्म था लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो YouTube खोलना और YouTube में लिखना कि लैंडिंग इन क्रॉसविंड, है ना, ये लैंडिंग इन क्रॉसविंड, है ना। प्लेन जब स्ट्रॉन्ग क्रॉसविंड होती हैं तो कैसे लैंड करते हैं ना, बस ये लिखना YouTube में। आपको बड़ी फैसिनेटिंग से वीडियो दिखाई देंगे जिसमें प्लेन बहुत तेज हवा में लैंड कर रहा है। जनरली प्लेन अवॉइड करते हैं हवा में लैंड करना जब हवा बहुत तेज चल रही हो तो, लेकिन कभी हाँ सर, वो मजबूरी अभी एक एक्सीडेंट भी तो हुआ था इसी की वजह से। हाँ समझ गया ना। तो जनरली अवॉइड करते हैं लेकिन मजबूरी हो, फ्यूल खत्म हो रहा हो तो कभी कभी करना पड़ता है। तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग से वीडियो दिखेंगे जिसमें आपको दिखेगा प्लेन है टेढ़ा, है ना, प्लेन है टेढ़ा लेकिन उतर कैसे रहा है, एकदम सीधा, है ना। तो आपको ये आइडिया जो है समझ में आ जाएगा। चलो ये कर लेना एक बार ना, जब भी खाली बैठो। लेकिन सर ये तो हो नहीं सकता ना। क्या नहीं हो सकता? सर अगर प्लेन टेढ़ा होगा तो सर उसके व्हील्स थोड़ी टेढ़े हो सकते हैं, वो तो सीधे ही रहेंगे। हवा में व्हील की जरूरत कहाँ होती है? नहीं सर, लेकिन लैंडिंग है हवा ना। में थोड़ी ना होगा ना सर। मतलब सर लैंडिंग इन क्रॉसविंड है तो सर अगर वो टेढ़ा चल रहा होगा तो सर उसे एक पॉइंट पे तो सीधा होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लैंड कैसे करेगा। अच्छा, मतलब जो आप कह रहे हो कि लैंडिंग गियर है वो स्ट्रेट रहेगा। हाँ सर, वो तो हाँ स्ट्रेट ही हाँ रहेगा। बिल्कुल ऐसा होता है कि लैंडिंग गियर जब टच करता है ना तो वो प्लेन का डायरेक्शन अपने आप टर्न हो जाता है उससे, है ना, वो उसकी चिंता वो नहीं करनी होती है। जैसे ही आप अगर टेढ़ा प्लेन आप लैंड कराओगे तो जैसे ही आप लैंड कराओगे प्लेन अपने आप उसके साथ अलाइन हो जाएगा, है ना, वो उसमें अरेंजमेंट होता है ना। ये सोच समझ के प्लेन बनाते हैं यार, ऐसा नहीं है कि मतलब, है ना, यस सर। आप रिजिड नहीं बनाते हो, ऐसा नहीं बनाते हो कि आपने व्हील ऐसे कर दिए प्लेन ऐसे हो गया और अब बनाओगे तो वो ऐसे भाग जाएगा, नहीं इधर नहीं भागेगा ना, सही कर जाएगा। खैर तो उसको चेक करना होगा। एनीवे हमने ये बना लिया। अब ये जो एंगल है इसको थीटा लिख देते हैं ना। तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि ये थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट द स्विमर में गो स्ट्रेट विदाउट एनी ड्रिफ्ट, है ना। तो इस ट्राइंगल को एक बार अच्छे से देख लो और मुझे बताओ क्या इसमें आपको वी एम साइन थीटा वी आर के बराबर दिख रहा है? हाँ सर। दिख रहा है ना। तो बस तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वी आर ओवर वी एम। नोट कर लो VM। इसको, नोट कर लो। यस सर। Done, sir. डन सर। है ना। इसमें ये चीज़ नोट कर लेना कि देखो जो आपका वीएम है बेसिकली वो पर्सन ने किया क्या, उसने अपनी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। एक है वीएम कॉस थीटा और एक है वीएम साइन थीटा। थीटा। वीएम साइन थीटा ने क्या अचीव कर लिया, वीएम साइन थीटा ने क्या किया? अरे वीएम साइन थीटा ने क्या किया? VM sin थीटा ने VM cos थीटा को अचीव कर लिया। अचीव कर लिया, वीएम साइन थीटा को अचीव कर लिया। अब नहीं ना यार, ना 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 ना। वीएम साइन थीटा ने Sir, नहीं, drift drift नहीं होने को दिया। ड्रिफ्ट नहीं ड्रिफ्ट होने दिया, नहीं उसने होने दिया। रिवर के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, रिवर के एफर्ट को जीरो कर दिया। ये बात समझ रहे हो? यस सर। सर एकदम क्लियर। यस सर। Yes, ठीक है sir. ना। तो ये हो गया। अच्छा वीएम कॉस थीटा ने फिर क्या किया, ये जो वी नेट है ये वीएम कॉस थीटा के बराबर है कि नहीं, यस सर। है ना। तो इसने रिवर क्रॉस करवा दी, इसने रिवर क्रॉस कराई। तो यहाँ जो टाइम लगेगा, टाइम वो कितना लगेगा, डी डिवाइडेड बाय VM cos theta। वीएम कॉस थीटा। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वीएम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। इस वाले ट्राइंगल से लिख सकते हैं ना, ये वाले से, ये वाला जो है ये वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर का अंडर रूट है ना। नोट कर लो इसको। डन सर। डन, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखें इस पे। यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। तो हमारे पास एक रिवर है जो 3 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही है, 3 kmph, ठीक है। एक स्विमर है जो स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है। द स्विमर कैन स्विम एट 5 किलोमीटर पर आवर। इसको वेलोसिटी ऑफ मैन कह देते हैं हम, ठीक है ना। इतने से स्विम कर सकता है वो। तो आपको बताना है कि मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर जिसकी विड्थ 500 मीटर है। मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर जिसकी विड्थ 500 मीटर है।
किया किसी ने सॉल्व किया? सर 100 मिनट्स। 100 मिनट? 100 मिनट कुछ गड़बड़ कर रहे हो वैसे, मतलब पूरी तरह से गलत भी नहीं कर रहे हो लेकिन आंसर गलत ला रहे हो। 500 मीटर को किलोमीटर में चेंज नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप। क्वेश्चन ये है कि रिवर इज फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड अ स्विमर कैन स्विम इन वाटर एट 5 किलोमीटर पर आवर, यूजुअल जैसा होता है। और मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टी मिनिमम कितना है ये बताना है हमें ना। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है, देखो टी मिनिमम हमने क्या सीखा, कितना होता है टी मिनिमम, होता है टी मिनिमम इज डी अपॉन वी एम, ये होता है ना। अब डी कितना है, तो ये है 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा ना। और नीचे है 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका बन जाएगा 1/10 ऑफ एन आवर हो जाएगा। और 1/10 ऑफ एन आवर कितना होता है, 6 मिनट कह सकते हो आप इसको, 6 मिनट कह सकते हो आप इसको, है ना। हाँ सर, यूनिट्स में गड़बड़ करते हैं। हाँ तो बस वही गड़बड़ हो गई, इसको नोट कर लो एक बार में। हाँ सर, मेरा 1/10 तक आ गया था, पर मैंने आर नहीं सेकंड सोच रहा था, इसलिए मैं बोला नहीं। अच्छा, फिर सेकंड में आए तो कभी कभी ऐसे सोच लिया करो कि लास्ट टाइम आपने 10 सेकंड में किसको या 6 सेकंड में किसको रिवर क्रॉस करते देखा, है ना। सर क्या 6 सेकंड? 6 सेकंड में रिवर क्रॉस हो सकती है क्या, वो भी नहीं 500 मीटर वाइड। हाँ वही तो, नहीं इसके हाँ, हिसाब से तो 0.1 सेकंड आएगा ना। 0.1 सेकेंड, हाँ वही तो मैं सोच पॉइंट, रहा था, हाँ 0.1 सेकंड हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, बस है ना। तो उस वक्त चेक कर लिया करो कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, बजाय इसके कि उसको आंसर जस्टिफाई करने के, है ना, उसको वहीं पे चेक कर लो कि गड़बड़ कहाँ हुई होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। एनीवे हाँ नहीं, मैंने सेकंड सोच रहा था ना, ठीक है, इसीलिए अब वही। ये समझ गए, ये बात समझ गए, ठीक है। यस यस सर। सर। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू क्रॉस, अच्छा इससे पहले एक काम कर लेते हैं, ये मिनिमम टाइम वाले में ही एक काम कर लेते हैं, हाउ मच इज द ड्रिफ्ट, है ना, हाउ मच इज द ड्रिफ्ट, ये बता दो जरा मुझे, हाउ मच इज द ड्रिफ्ट, इसी केस में कितनी ड्रिफ्ट है वो बता दो एक बार। 30 किलोमीटर। फिर वही गड़बड़ कर रहे हो, है ना। अच्छा। नहीं सर, हाँ 30 नहीं आया। तो जो ड्रिफ्ट आएगा वो होगा वी आर इंटू टी मिनिमम, यही आएगा ना। वी आर यस। कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, अच्छा। हाँ। और ये है 1/10 ऑफ एन आवर, है ना। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 0.3 किलोमीटर, 0.3 किलोमीटर कितना होता है, 300 मीटर होता 300 मीटर। है ना। एक रियलिस्टिक सा आंसर आएगा 300 मीटर। 30 किलोमीटर का ड्रिफ्ट समझ सर रहे हो। मेरा ड्रिफ्ट आ गया था, मेरा मिनिमम टाइम नहीं आ रहा था। हाँ 30 किलोमीटर का ड्रिफ्ट नहीं होता ना, आप सोचो 30 किलोमीटर कितना होता है, एक शहर से दूसरा शहर पहुंच गए बहते हुए, है ना। जैसे पुरानी फिल्मों में होता था ना, वो एक टोकरी में बच्चा रख देते थे, फिर वो बहुत दूर जाके पंडित जी को मिलता था जिनका बच्चा नहीं है, तो वो पाल के बड़ा करते थे उसको, है ना। उतना ड्रिफ्ट हो जाएगा 30 किलोमीटर में, तो है ना। खैर समझ गए बात को, यस सर। यस सर। कर लोगे यस इसे, यस सर। ठीक है चलो। तो अब ये देखते हैं इसमें, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग डज take to cross along the shortest path, along the shortest path, shortest path के along क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। सर सेम हो ना क्वेश्चन में? इसी क्वेश्चन मतलब डेटा वही है 3 और 5 और वो सब कुछ रिवर की विड्थ वही वाला। तो अगर वो पर्सन डिसाइड करे कि नहीं मुझे तो शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है, तो इस बार टाइम उसे डिफरेंट लगेगा, है ना। कितना लगेगा वो देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस along the shortest path।
तो पहले थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नहीं, थीटा वैसे तो किसी ने पूछा नहीं उसमें, है ना। आप खैर अपने तरीके से कर लो, फिर मैं बताता हूँ, है ना। बट अगर आपको ये चिंता है कि थीटा निकालना पड़ेगा, तो आंसर है नहीं, आप बिना थीटा के भी कर सकते हो। हमने उसका भी एक फॉर्मूला लिखा हुआ है वहाँ पे। सर 5/40। 5/40, अच्छा हाँ सही है। 5/40, 1/8 कहते हैं उसको, 1/8 कहें तो चलेगा। यस सर। ठीक है, तो इस बार जो t हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा d डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ vm स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर। तो ये हो गया 0.5 हो गया, और यहाँ पे हो गया अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, जो कि 4 होता है। ये बात ये ना, ये 16 होता है, तो रूट होके 4 आ जाएगा, तो 1/8 ऑफ एन आवर हो जाएगा। कर सकते हैं सर? यस सर। 1/8 ऑफ एन आवर कितना होता है मिनट में, कितना हो जाएगा? 60/8, 30/4, 7.5 मिनट हो जाएगा। 7.5 मिनट हो जाएगा। पिछली बार कितना लगे था? मिनिमम टाइम था 6 मिनट, इस बार उससे ज़्यादा लग रहा है, देखो 7.5 मिनट। ठीक है, ये बात सही, क्लियर है बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी में पूछा जाए आपसे, एट व्हाट एंगल शुड द स्विमर स्विम, है ना। स्विमर को कितने एंगल पे स्विम करना चाहिए मिनिमम, मतलब पाथ पे जाने के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ पे जाने के लिए, एट व्हाट एंगल शुड द स्विमर स्विम। इसका आंसर क्या दोगे मुझे आप? साइन इनवर्स 3/5। हाँ, इसमें आप कहोगे साइन थीटा इज 3/5। ये चेक कर लेना, किसी को नहीं समझ में आया तो ना, वी आर अपॉन वी एम। तो आपके पास थीटा कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 3/5। किसी को इसकी वैल्यू पता है क्या? हो सकता है हमने इसको कभी वेक्टर में डिस्कस किया हो। 37 डिग्री, हाँ अनवी बिल्कुल सही कह रहे हो, 37 डिग्री है, एकदम सही कह रहे हो, 37 डिग्री है ना। ये एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ये ट्राइंगल बहुत बार काम आएगा, हमने इसको वेक्टर में शायद कभी डिस्कस भी किया होगा। ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल 37 होता है, और ये एंगल 53 होता है ना। तो साइन 37 इज 3/5, कॉस 37 is 4/5, cos 53 is 3/5, sin 53 is 4/5। कभी यूज करना पड़े तो ये ट्राइंगल याद रख सकते हो ना, ये सॉल्व कर सकते हो, नोट कर लो इसको। नोट कर लिया सबने? यस सर। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ध्यान देना, ये जो एंगल हमारा आया है, ये रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर के साथ आया है ऐसे, तो ये 37 है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं रिवर फ्लो के साथ, ये है रिवर फ्लो, इसके साथ कितना डायरेक्शन है, तो आप इसमें 90 ऐड करके आंसर दोगे ना। यस सर। तो अब आपके दो आंसर हैं, एक आपका आंसर है 37 डिग्री विद द परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर के साथ, और आप कह सकते हो 127 डिग्री विद द फ्लो के साथ कितना, 127 डिग्री। तो जब भी ऑब्जेक्टिव में कहीं क्वेश्चन आए ऐसा, देख लेना कि किसके साथ एंगल पूछा हुआ है, परपेंडिकुलर के साथ या फ्लो के साथ। जनरली फ्लो के साथ पूछा जाता है, तो आप 90 उसमें ऐड अपनी तरफ से कर देंगे। बात समझ आ रही है? यस सर। चलो, ये नोट कर लिया आपने। यस सर। कर लिया सर। ठीक है जी, है ना।
तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हो आप, है ना। कुछ एक आध क्वेश्चन आपसे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन के पूछ लेते हैं, फिर मैं आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाना शुरू कर दूंगा, है ना। ये लिखो, देखो अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लेन, हवाई जहाज की बात कर रहे हैं। ए प्लेन flies towards west a plane flies towards west at 240 km per hour, 240 है ना। A plane flies towards west at 240 km per hour, and after 1 hour it is at a position, after 1 hour it is at a position which is 300 km west and 80 km south, 80 km south from its starting point, from its starting point। 1 घंटे के बाद वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जो उसकी लोकेशन से 300 किलोमीटर तो वेस्ट में है और 80 किलोमीटर साउथ में है। फाइंड द विंड स्पीड एंड इट्स डायरेक्शन, फाइंड द विंड स्पीड एंड इट्स डायरेक्शन। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। पूछो बिल्कुल। सर इससे रिलेटेड नहीं है वो। अच्छा फिर पूछो। सर वो हमारे स्कूल में आज एक एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे। एक सेकंड सर, मैं नाम भूल गया उसका। अच्छा ठीक है। क्या सर वो वर्नियर स्केल जो होता है ना, वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, हाँ हाँ। हाँ सर वर्नियर। सर उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा आपसे वो चाहिए था एक्सप्लेनेशन। यार उसके लिए वर्नियर कैलिपर सामने होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समझाना तो मैं आपको कुछ लिंक भेज दूंगा, है ना, उनको देख लेना एक बार, है ना। नहीं सर, मैंने आज दोपहर में YouTube पे सर्च किया तो सर वो इतना मतलब वो मतलब जो होता है ना कि हाँ ऐसे अच्छे समझ में आ गया। हाँ सर वो किसी भी वीडियो में मेरे को मिला नहीं। तो उसका कारण ये है ना कि देखो अगर सामने होता है ना वर्नियर्स, तो उसको आप क्या कर सकते हो कि कितना टर्न लिया आपने, उसके बाद कितना लीस्ट काउंट है, ये सारी चीज़ें सामने समझ में आ जाती हैं। ना हो तो हवा में समझाना उसको थोड़ा मुश्किल होता है ना। बट ठीक है, मैं कोशिश कर लूँगा, है ना, अगर मैं आप सभी लोगों को समझा पाऊँ कर लेंगे, है ना। सर हाँ ये कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सब लोग। सर एक बार पिछला क्वेश्चन समझा दीजिए, वो हाँ थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो गया। यार क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन है। पिछला वाला ओ भाई साहब इतना पीछे, हाँ ये वाला, ये वाला, ये जो अब नीचे लिखा है ना ये रिवर। जो लिखा है रिवर फ्लो वाला। अच्छा यस इसमें यार हमारा आंसर आया था 37 डिग्री, ये तो सही है ना। यस सर। तो अब ये 37 डिग्री तो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर से है, सही है। लेकिन अगर कोई पूछे रिवर फ्लो के साथ कितना एंगल है, तो उसमें अपनी तरफ से 90 ऐड करना पड़ेगा ना। रिवर फ्लो के साथ तो इतना एंगल है ना, देखो ये वाला एंगल है ये। यस सर। समझ गए? यस सर। ठीक है। अच्छा आप लोग है ना अपने अपने जो भी डिवाइसेस पे ये देखते रहा करो कि मेरी तरफ से जो सिग्नल की स्ट्रेंथ दिखाता है ना आपको, वो पूरा टाइम वाइट दिखाता है, कभी कभी रेड हो जाता है, क्योंकि नहीं सर आपकी तरफ से तो पूरा वाइट ही रहता है। वाइट रहता है। नहीं बीच बीच में, क्योंकि दूसरी क्लासेस में एक आध बार ऐसा हुआ था कि उसमें रेड दिखा रहा था, तो मैंने क्या किया कि अब मेरा मतलब जो लैपटॉप है उसको मैंने वाईफाई बंद करके उसका, उसमें लैन केबल लगा ली है
है ना। तो नहीं सर, असल में होता ये है कि अगर लैन केबल में थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस होगी तो आपका पूरा नेटवर्क चला जाएगा। लैन केबल में डिस्टरबेंस क्यों होगी लेकिन? नहीं सर, वो कभी कभी हो जाती है। मेरे घर में भी पहले लैन ही था, फिर मैंने चेंज करके वाईफाई लगवा लिया। चलो देख लेते हैं जो बेटर रहेगा। तो अभी जो चल रहा है ये लैन केबल पे चल रहा है, मतलब मैंने वाईफाई बंद किया हुआ है। चलो, है ना। तो अगर कभी लाल हो तो मुझे बता देना कि हुआ है ना, वो थोड़ा उससे दिख फीडबैक कहाँ रहा मिल। है सर सिग्नल? यार आपके जूम में ना जो वो स्क्रीन आती होगी ना, उसमें कहीं पे दिखना चाहिए वो। वीडियो वाली? हाँ, जूम में जो स्क्रीन जो भी आप देख रहे होगे उसमें कहीं ना कहीं दिखता होगा। आप कहाँ सर दिखता आपने है? वीडियो ऑन कर रखी है अभी? नहीं, सर वो लैपटॉप में दिखता है। लैपटॉप में दिखता है, फोन में नहीं दिखता है। सर नहीं दोनों में दिखता है, अरुण सर का दिखता है। अच्छा, सर कोई नहीं है ना। लैपटॉप में स्क्रीन ये शेयर लोग पे नहीं दिखता, वो जब वीडियो दिख रही, मतलब अगर सर ने ओके अपना भाई, जैसे चेहरा दिखा रहे हैं तो तब तब दिखेगा। आ रहा होगा। कोई बात नहीं है ना, अगर हो ऐसा तो मुझे हाँ बता देना, ठीक है ना। चलो ठीक है, कोई बात। अभी हमने ये लिखा कि वेस्ट जा रहा है प्लेन कितने से, 240 किलोमीटर पर आवर से। ये नोट कर लिया था सबने? यस सर। यस सर। फिर हमने कहा 1 घंटे बाद वो कहाँ पाया गया? 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर वेस्ट। वेस्ट और 80 किलोमीटर साउथ। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या हो रहा है भाई। अगर प्लेन अपने से जाता तो सिर्फ वेस्ट में जाता ना। यस सर। अच्छा, तो कोई ने हेल्प तो कर रहा है उसको? कौन हेल्प कर रहा है उसे? विंड। विंड की विंड की वेलोसिटी। वेलोसिटी है ना। अच्छा, एक बात सोचो, चलो इससे ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा मैं, तो अब आपको बताना है विंड की वेलोसिटी कितनी है और किस डायरेक्शन में है। कर लोगे? ये अनवी ने आंसर दिया 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट। अभी देख लेते हैं बेटा ना, 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट अभी चेक कर लेते हैं ना। अनवी, आपके आंसर में सिर्फ साउथ वेस्ट वाली गड़बड़ है, बाकी आंसर ठीक लग रहा है आपका। वेलोसिटी अलोंग वेस्ट कितनी है इस प्लेन की, बता सकते हो मुझे इस डेटा से? 1 घंटे में 300 किलोमीटर गया है ये। वेलोसिटी अलोंग वेस्ट कितनी हुई? कोई भी? कोई भी? सर 240 किलोमीटर पर वो आवर। तो बेटा वो तो दी हुई है, मैं कह रहा हूँ इस डेटा से देखो। 300 किलोमीटर वेस्ट गया है 1 घंटे में, तो वेलोसिटी अलोंग वेस्ट कितनी हुई? 300। 300 हुई, ये बात ठीक है ना। इस 300 में 240 तो उसकी अपनी है, तो बची हुई 60 किसकी हुई? विंड की। विंड। विंड की हो गई। तो विंड की वेस्टवर्ड वेलोसिटी 60 है, ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। है ना। मैं कहता हूँ ना, जब भी क्वेश्चन देखो क्लूज पकड़ो। आपको पहला क्लू यहाँ से मिल जाना चाहिए था कि अगर प्लेन अकेला वेस्ट में जा रहा होता बिना किसी हेल्प के, तो 1 घंटे में तो उसे 240 कवर करना चाहिए था ना। उसने तो यस। ज्यादा कवर किया है, तो ज्यादा कवर किया है इसका मतलब विंड किस तरफ चल रही है? वेस्ट की तरफ चल रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अगर 240 से कम आता तो हम कहते हैं विंड के पास कैसा कंपोनेंट है? सर ईस्ट। नेगेटिव। ईस्टवर्ड कंपोनेंट है, ये बात ठीक है ना, समझ गए बात को ना। यस यस सर। सर। विंड की वेलोसिटी का वेस्टवर्ड कंपोनेंट 60 है, ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, यस सर। अब ये 80 किलोमीटर साउथ गया है। साउथ तो इसकी खुद की वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो वो पूरी तरह से किसने लेकर गया होगा? कौन लेके गया होगा? विंड। विंड। तो विंड की वेलोसिटी का साउथवर्ड कंपोनेंट 80 है और वेस्टवर्ड कंपोनेंट कितना है? 60 है। अब नेट वेलोसिटी विंड की बता दोगे आप मुझे कितनी है? अगर ये 60 है ये 80 है तो ये नेट कितना आया? 100। 100 आया। वेलोसिटी ऑफ विंड इज 100। ये कंफर्म कर लेना, देखो
सबको समझ में आना चाहिए। सर 100 आया कैसे? 100 आया कैसे? अच्छा, एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 60 और 80। सर वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। एक मेरी वेक्टर end से। एक वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं 60 एंड 80। यस सर। तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे? यस सर। वेलोसिटी ऑफ विंड इज -60 आई कैप -80 जे कैप, ये है। यस सर। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे? कोई जादुई तरीका होता है इसके लिए? सर फिर से वॉइस ब्रेक हो गई। अच्छा, एक वेक्टर का एक्स सर कंपोनेंट। एक सेकंड मैं चेंज कर रहा हूँ। सर अब एक बार प्लीज, सॉरी सर। अच्छा, एक वेक्टर का x कंपोनेंट ये है, y कंपोनेंट ये है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे? इसका कोई तरीका होता है वेक्टर में? यस सर। क्या होता है? ओके सर। ठीक है, तो अब इसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ये बात देख लेते हैं। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में जैसे अनवी ने साउथ वेस्ट लिखा था, बस वहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर इसका ये वाला कंपोनेंट 80 है, 80, और ये वाला 60 है, 60 है ना, तो ये जो एंगल हुआ, ये वाला एंगल, ये कितना हुआ? इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 80/60, यानी tan इनवर्स 4/3। अच्छा, tan इनवर्स 4/3 कितना होता है? अभी पिछला जो एक ट्राइंगल बनाया था हमने, उससे देख के बता सकते हो tan इनवर्स 4/3 कितना होता है? कोई भी 53। 53 डिग्री होता है, 53 डिग्री। सर। अच्छा, तो इसका मतलब हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड इज 53 डिग्रीज साउथ ऑफ वेस्ट। 53 डिग्रीज साउथ ऑफ वेस्ट, ये बात समझ आ रही है? यस सर। एकदम क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, यहाँ पे सर नोट। पर हाँ, आप कह रहे थे कि एनवी के आंसर में वो साउथ वेस्ट की वो है। किसमें आंसर तो आया था ना अभी उसका, एनवी का। तो साउथ वेस्ट सही आंसर कहाँ है? मैंने तो कहा था 100 सही है, साउथ वेस्ट में गड़बड़ है। ओके ओके ओके। है ना, 100 ठीक है, उनका आंसर एकदम सही आया। 100 डायरेक्शन देखो, साउथ वेस्ट एक बहुत ही पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है जिसमें दोनों कंपोनेंट बराबर होते हैं, और ये एंगल 45 डिग्री होता है। अगर ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो हम इसको कहेंगे साउथ वेस्ट, है ना? हाँ सर, यस सर। ठीक है, तो अब इस केस में तो हम कहेंगे 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है ना, तो ये सीख लो। कहने का मतलब ये कि जो हमने वेक्टर में अभी तक सीखा है ना, उसको यहाँ प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। तो यस ये सर। है ना, करते रहेंगे तो इसको प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ठीक हो जाओगे इसमें। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। मतलब ये भी 2D मोशन ही है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल वर्ड जो है ना, इसको समझते हैं। व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल? व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल? तो लिख लेते हैं, देखो, एनीथिंग दैट इज थ्रोन मतलब फेंका गया। एनीथिंग दैट इज थ्रोन, ब्रैकेट में लिखना प्रोजेक्टेड, है ना? तो प्रॉपर वर्ड फॉर थ्रोइंग क्या है? प्रोजेक्शन, है ना, प्रोजेक्ट करना।
anything that is thrown or projected with an initial velocity and the only force it experiences is a constant force, and the only force it experiences is a constant force is called a projectile. अब इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझना। हमने कहा कि कोई भी प्रोजेक्टाइल एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हमने क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है, फेंका है। अच्छा, फेंकने के बाद उस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगनी चाहिए, यानी उस पे लगने वाली फोर्स टाइम के साथ क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी Change. चेंज नहीं होनी चाहिए। ये बात ठीक है ना, कि टाइम Yes, के sir. साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे पार्टिकल का मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है, या ऐसा पार्टिकल खुद से जो है वो क्या कहलाता है, एक प्रोजेक्टाइल कहलाता है। ठीक है ना। हम चाहें तो इसमें कुछ और फाइनर डिटेल ऐड कर सकते हैं, है ना। हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसको आप कह दो इनिशियल वेलोसिटी, यू वेक्टर कह देते हैं, और उसको लगने वाला जो एक्सेलरेशन है इसको ए वेक्टर कह देते हैं। इन दोनों के बीच में एंगल 0 या 180 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 या 180. 0 या 180। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसा एक्सेलरेशन होना चाहिए? कांस्टेंट, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ना। Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये 0 होगा या 180 होगा तो इसका मोशन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। आप पत्थर वाला एग्जांपल ले लो, पत्थर को छोड़ दें तो क्या होता है? नीचे गिर जाएगा. सीधा नीचे गिरता है, नॉट सिर्फ सीधा. नीचे गिरता है, सीधा नीचे गिरता है। सीधा. अच्छा, अगर पत्थर को वर्टिकली ऊपर फेंकें तो वो वर्टिकल जाता है, वर्टिकल नीचे आता है, ठीक है ना। Yes. तो उस केस में उसका मोशन जो होगा फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। वैसे टेक्निकली वो भी प्रोजेक्टाइल होता है, बट क्योंकि वो वन डायमेंशनल मोशन हो जाता है तो हम उसको सेपरेटली पहले से पढ़ चुके हैं, ये बात ठीक है ना। तो Yes. ये जो मोशन है हमारा, इसमें हमारे पास, अच्छा, तो जब हम पत्थर फेंकते हैं तो वहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? जब हम पत्थर, हाँ, ग्रेविटी ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, वो ग्रेविटी कांस्टेंट क्यों ट्रीट की जा रही है? क्या ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट होती है? यस सर, अर्थ की हाँ तरह। सर, ज्यादातर जगह पे। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। देखो क्या होता है, ग्रेविटी जो है वो हाइट के साथ चेंज होती है। जैसे जैसे आप अर्थ के ऊपर जाते हो ना, वैसे वैसे ग्रेविटी कम होती जाती है, वीक होती जाती है ना। लेकिन आप जो पत्थर फेंकते हो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होती होंगी? बहुत होगा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इससे ज्यादा ऊपर तो कोई नहीं हम पत्थर फेंकते। यस सर। ठीक है यस सर। भाई, नॉर्मल लोग जो पत्थर फेंकते हैं वो तो 50 मीटर भी नहीं जाता होगा शायद, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेंज में हम लोग बात कर रहे हैं, जो डिस्टेंसेस में हम बात कर रहे हैं, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रैक्टिकली क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो हम इस चैप्टर में स्टडी कर लेते हैं, है ना। तो अगर हम ऐसे मोशन को, जैसे रॉकेट का मोशन हुआ, वो हम डिस्कस करना चाहेंगे तो वो हम प्रोजेक्टाइल मोशन से डिस्कस नहीं कर सकते। नहीं कर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, है ना। सबने चिड़िया उड़ मैना उड़ खेला है? यस यस। है ना। तो उसमें ये बताना होता है ना कि क्या चीज़ उड़ेगी और क्या चीज़ नहीं उड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल और नॉन प्रोजेक्टाइल बताने हैं आपको, ठीक है ना। ठीक है, तो स्टोन थ्रोन एट एन एंगल
टू द हॉरिजॉन्टल कह देना, ठीक है ना। ये प्रोजेक्टाइल या नॉन प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल, ठीक है, प्रोजेक्टाइल सही है, सही खेल गए। फिर लिखते हैं दिवाली वाला रॉकेट, दिवाली वाला रॉकेट प्रोजेक्टाइल या नॉन प्रोजेक्टाइल? नॉन प्रोजेक्टाइल। नॉन प्रोजेक्टाइल। क्यों भाई, किसी को शक हो तो डिस्कस कर लो। जैसे लेकिन ज्यादा तो वो एक एंगल में ही है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर शक है तो डिस्कस कर लो। आप अपने आर्गुमेंट दो उसके प्रोजेक्टाइल होने पे, जो हमने डेफिनेशन दी है उस पे उसको कहो कि ये तो बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है इसको। सर वो पर सर लौट के वही नहीं चीज आता। होगी ना सर वही चीज होगी ना जो हम मतलब फेंक रहे हैं, मतलब फोर्स लग रहा अच्छा, होगा। पहली बात तो हम रॉकेट को फेंकते हैं क्या, बताओ? नहीं सर। हम हाँ तो सर, मेरे घर के पास तो बहुत फेंकते हैं। फेंक देते हैं लोग, मतलब घर में फेंक के चले जाते हैं रॉकेट। नहीं सर, वो अपने हाथ में, वो तो अपने हाथ में लेते हैं और आसमान में फेंक देते हैं। तो फेंकते थोड़ी यार, आग लगा के हट जाते हैं ना, आग वो लगा तो के ना। हाँ, फेंकना तो होता है, फेंकना समझते हो ना, उठाया फेंक दिया ऐसे। सर कई तो सर लोग आग लगा के फेंक भी देते हैं। यार हाँ फेंक सर, तो, मैं अभी तो वही कह रहा हूँ। मेरी बात नहीं समझ रहे हो, वो आपकी तरफ डायरेक्ट कर देते हैं, वो उनकी बदमाशी है। लेकिन वो किस ताकत से चलता है? वो खुद की ताकत। खुद की ताकत से चलता है। वो उसके अंदर जो वो कंबस्टन हो रहा है ना, उसमें से जो न्यूटन थर्ड लॉ बन रहा है उससे चल रहा है। वो मानते हो नहीं मानते हो इस बात को? सर यस यस सर। है ना, उसमें जो भी गैसेस बर्न हो रही हैं वो पीछे की तरफ एग्जॉस्ट की तरह निकल रही हैं और उसकी ताकत से वो आगे जा रहा है। मानते हो इस बात को? यस सर। तो यस जब तक उसका फ्यूल बर्न हो रहा है तब तक क्या वो प्रोजेक्टाइल है? सर हाँ। क्या हाँ? नो सर। नहीं है अच्छा, भाई, मतलब हमने उसे फेंका ही नहीं ना। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ उसकी वो रिएक्शन स्टार्ट करवा दी जो होती है, ओके, ठीक है ना। मतलब उसके बाद हाँ, हाँ। समझ गए। ओके सर सर। मतलब जो चीज हम करेंगे वही प्रोजेक्टाइल वही। होगी। अबे हम नहीं करेंगे, ग्रेविटी करेगी। हमने तो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी देनी है। जो हमारा काम सिर्फ क्या है, यू हमारा काम देना। सिर्फ यू देना। यू हमारा काम है। वी विल प्रोवाइड एन इनिशियल वेलोसिटी टू द प्रोजेक्टाइल। वो आप अपने कंधे की ताकत से करो, ठीक है। आप एक कैटापल्ट से करो। वो मेरा अगला एग्जांपल था, वो भी खराब करा दिया लोग, है ना। कैटापल्ट समझते हो? गुलेल होती है ना, गुलेल, है ना। ये देखा सबने, कैटापल्ट जो होता है ना, वो ऐसे हाँ सर। रख के। प्रोजेक्टाइल या नॉन प्रोजेक्टाइल? सर प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल। यानी कैटापल्ट का काम सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी देना, उसके बाद किसके हवाले है? सर पत्थर और ग्रेविटी के। ग्रेविटी। ग्रेविटी के हवाले है। ये बात ठीक है ना, समझ गए? ठीक है, तो दिवाली वाला रॉकेट इज अ नॉन प्रोजेक्टाइल, एटलीस्ट तब तक जब तक उसका फ्यूल बर्न हो सर रहा उसका फ्यूल है। बर्न फ्यूल हो रहा है। बिल्कुल है ना, समझ उसका फ्यूल बर्न हो रहा है जब तक नॉन प्रोजेक्टाइल है। ठीक है जी। और बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, प्रोजेक्टाइल और नॉन प्रोजेक्टाइल? नॉन प्रोजेक्टाइल। नॉन नॉन प्रोजेक्टाइल। नॉन प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल। सर लेकिन उससे तो ग्रेविटी का कुछ काम ही नहीं है, वो तो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से चलती चली जाती है ना। ग्रेविटी का कोई काम ही नहीं होता गोली में ना, गोली पे ग्रेविटी नहीं लगती है, ये अच्छा तो। सॉरी। अच्छा, इसमें डाउट डिस्कस कर लो, इसी से सीखते हैं। देखो कई बार ऐसा हो ना कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन से साइंस आदमी सीख जाता है। तो बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन पे अगर कोई डाउट हो किसी को कि भाई इस लॉजिक से मुझे लगता है कि अपनी डेफिनेशन पे ये ट्रू नहीं है, तो डिस्कस कर लेते, कोई टेंशन नहीं अपने को। सर हाँ जी, हाँ जी। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, इसलिए इसलिए उस तरीके से आते हुए नहीं दिखती बस ना। हाँ एग्जैक्टली होता क्या ना कि देखो नॉर्मली क्या होता है, जिन रेंजेस पे गन या बुलेट फायर की जाती है ना, वो इतनी शॉर्ट होती हैं कि हमें लगता है प्रैक्टिकली बुलेट कैसे गई है, स्ट्रेट गई है। क्या बोला मैंने? प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली Practically स्ट्रेट straight गई है। लेकिन चाहे जितना आप तेज बुलेट को फायर करें, उसकी एक्चुअल ट्रेजेक्टरी देखो। अगर आपने इस डायरेक्शन में बुलेट को फायर किया है तो उसकी एक्चुअल ट्रेजेक्टरी हमेशा ऐसी होगी। ये नीचे किसकी वजह से आ रही है? ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से आ रही है, ठीक है ना। तो अब आप ये समझो कि जैसे मान लो कि ये डिस्टेंस जो प्रैक्टिकल डिस्टेंसेस होते हैं गन शॉट्स के, वो अप टू 300 मीटर होते हैं। वो भी अगर असॉल्ट राइफल है तो, है ना, वो AK-47 टाइप है तो 300 मीटर पे। तो उसमें जो ये वाला फॉल होगा ना, ये लेस देन हम कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर से कम होगा ये।
लेस देन 10 सेंटीमीटर, बहुत ही कम होगा, मतलब 10 सेंटीमीटर भी मैं बहुत कह रहा हूँ, लेस देन 10 सेंटीमीटर होगा ये। तो हम कहते हैं प्रैक्टिकली कैसे गई है बुलेट? सर हमारे हिसाब से हाँ, हमारे लिए प्रैक्टिकली स्ट्रेट जा रही है, लेकिन अगर साइंस की बात करें तो उसमें ये जो फॉल है ये आ रहा है। हाँ, अगर आप इसको चलने दो ओवर अ डिस्टेंस ऑफ, लेट से हम कहते हैं कि लेट से 2 किलोमीटर तक आप इसको चलने देते हैं, तो इसमें एक ठीक ठाक, मतलब ओवर अ रेंज ऑफ 2 किलोमीटर अगर वो उतना सस्टेन कर पा रही है एयर रेजिस्टेंस को, तो उस केस में हो सकता है कि यहाँ पे 4-5 इंच तक का फॉल आ जाएगा इसमें। सर वो तो सिर्फ स्नाइपर्स में होता है ना? हाँ, स्नाइपर्स में हम पता कर सकते हैं शायद। हाँ, ये सभी में पता कर सकते हैं, बुलेट ड्रॉप होती है। सभी में बुलेट ड्रॉप होती है, लेकिन वो जो स्नाइपर बुलेट्स होती हैं वो एक्स्ट्रा पावरफुल होती हैं, तो उनके पास ये डिस्टेंस कवर करने की, और 2 किलोमीटर वैसे भी स्नाइपर की रेंज नहीं होती है, वो जो रेंज होती है वो हमेशा अंडर अ माइल होती है, मतलब 1.6 किलोमीटर के अंदर अंदर में होती है, उसमें भी प्रैक्टिकल 800 मीटर ही होती है ना। आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन चाहिए होगा 800 मीटर से ऊपर का शॉट लेने के लिए, है ना। तो आप इसको कंपेयर कर लो कि सिंपल राइफल जो होगी विदाउट एनी स्कोप वो ये होगी 300 मीटर, और जो स्कोप्ड राइफल्स होंगी ज़्यादा पावर वाली वो 800 मीटर तक जाएंगी, बस इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं होता उसमें, है ना। तो बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन इज क्या? प्रोजेक्टाइल। देखो, जैसे ही बैरल से एक बार बुलेट आपकी बाहर निकली, उसको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, ठीक है ना, अब उसको कोई और पावर नहीं मिलने वाली है। जब तक बैरल के अंदर थी उसमें एक्सपेंडिंग गैसेस थी, उसकी वजह से न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा था, उसको आगे पुश किया जा रहा था। एक बार उसने बैरल छोड़ दिया तो अब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई है, अब वो सिर्फ ग्रेविटी के हवाले है, ग्रेविटी जहां ले जाएगी वहां जाएगी वो, है ना। तो क्या बन गया वो? प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है ना। सर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वो अपनी स्पीड की वजह से तो सीधी चलती है ना? सीधी नहीं चलती है, यही तो बात आपको समझनी है ना, कि वो सीधी नहीं चल रही है, उसमें जो ये डिविएशन आ रहा है ये बहुत कम आ रहा है, बिकॉज स्पीड बहुत फास्ट है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? नहीं सर, लेकिन एक बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जैसे 1 मीटर में थोड़ी हो जाएगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, देखो अगर 1 मीटर पे आप पॉइंट ब्लैंक किसी को शूट करोगे, है ना, तो उसमें जो उसका फॉल आएगा वो मिलीमीटर से भी कम आएगा, तो उसको आप प्रैक्टिकली जीरो कह सकते हो, लेकिन साइंटिफिकली फिर भी आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल और मैथमेटिकल का फर्क समझ जाओ बस, है ना। सर प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर को कंसीडर नहीं करते ना? हाँ, एयर रेजिस्टेंस हम इस पूरे डिस्कशन में, पूरे 11th-12th में कहीं डिस्कस नहीं करते हैं। अगर विस्कोसिटी की बात करेंगे जिस चैप्टर में तो अलग बात है, ठीक है ना। अदरवाइज हम अपने डिस्कशन को सिंपल रखने के लिए वो डिस्कस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिकल केसेस में एयर रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसकी वजह से वेलोसिटीज बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाती हैं। ओके सर, ठीक है, तो अगला एग्जांपल ले लेते हैं, कैनन शेल। सर उसमें वो प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल आरपीजी, प्रोजेक्टाइल नॉन प्रोजेक्टाइल। अच्छा हाँ सर, दिवाली वाला रॉकेट वाला ही लग जाएगा उसमें। प्रोजेक्टाइल, इसमें जो मॉडर्न कैनन शेल लिख दूंगा अगर मैं यहाँ पे ना, मैं ऐसा लिख देता हूँ मॉडर्न कैनन शेल्स, कैनन शेल, तो ये भी नॉन प्रोजेक्टाइल हो जाएंगे। उसका रीजन मैं समझाता हूँ। आरपीजी सब लोग समझते हैं ना? हाँ सर। नो सर, आरपीजी नहीं समझते हो? आरपीजी होता है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, है ना, ग्रेनेड। वो आपने फिल्मों में देखा होगा, एक व्यक्ति जो है अपने कंधे पे एक बड़ा सा बजूका लेके आता है, यस सर, है ना, और उसके आगे इस तरह से एक रॉकेट होता है ऐसे करके शेप का, फिर वो उसे ऐसे छोड़ देता है। हाँ, वो लगा होता है, यहाँ छूटता है तो यहाँ से गैसेस निकलती हैं और ये रॉकेट प्रोजेक्टाइल है ना सर? नहीं, ये नॉन प्रोजेक्टाइल है। क्यों है मैं समझा रहा हूँ आपको ना। तो दिवाली वाला रॉकेट ही लग जाएगा ना इसमें भी? नहीं, इसमें दिवाली वाला रॉकेट नहीं होता है, वही मैं समझा रहा हूँ, सुन लो, है ना। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे फायरिंग के वक्त जो वेलोसिटी मिलनी होती है वो मिल गई, लेकिन अगर आप आरपीजी का शेप देखोगे ना तो उसमें यहाँ पीछे फिन्स लगे होते हैं। फिन समझते हो? फिन, पंख। यस सर, यस सर, है ना, फिन्स लगे होते हैं। ये फिन्स जो, अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो ये फिन्स ऐसे होते हैं, इस तरीके से, है ना। तो जब ये आगे जाएगा तो ये फिन्स ऐसे इसको टर्न कराना शुरू करा देते हैं, यानी ये आगे तो जाता ही है, साथ साथ ऐसे भी घूमता है अपने एक्सिस पे, समझ गए?
कि जब ये Yes. आगे जाएगा तो अपने एक्सिस पे घूमेगा। इसका फायदा क्या होता है कि जब ये अपने एक्सिस पे घूमता है तो ये स्टेबलाइज हो जाता है, स्टेबलाइज है ना, यानी इस स्पिन की वजह से इसका पाथ जो होता है वो मोर और लेस स्ट्रेट हो जाता है, मोर और लेस। अदरवाइज अगर आप ये फिन्स नहीं लगाओगे तो ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबली जाता है, ऐसे जाएगा, देखो ऐसे टेढ़ा जाएगा ऐसे, है ना। तो आप शूट किसी को करना चाह रहे हो जाके लगेगा किसी और को, है ना। तो जब आप ये फिन्स लगा देते हो तो इसका पाथ मोर और लेस कैसा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है ना। तो सर ये नीचे ये मतलब फिन्स की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर एक हम कहते हैं एयर का विस्कस ड्रैग लगता है जो ऊपर की तरफ होता है, और इस फोर्स की वजह से हम कहेंगे ग्रेविटी के अलावा भी एक फोर्स लग रहा है इसको, तो ये क्या हो गया, नॉन प्रोजेक्टाइल हो गया। और सर ये कैनन शेल क्या होते हैं? कैनन शेल जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जो आपके मॉडर्न, आपने तोप देखी है वो जो दिखाते हैं कभी कभी ना, लड़ाई वगैरह हो रही हो तो एक ऐसे इस तरह का ब्रेक बैरल वाला बैरल होता है, यहाँ पे एक मशीन सी लगी होती है ऐसे, उसमें व्हील लगे होते हैं, यहाँ से उसमें गोला डालते हैं, यहाँ से फायर होता है और ये पीछे की तरफ आती है ऐसे, यस सर देखे है ना। तो इसमें क्या होता है, वो टैंक से जो गोले निकलते हैं वो भी देखे हैं आपने। सर Yes, जैसे वो yes, 27 sir. तोपों की सलामी वही वाला। वो तोपों की सलामी वाले जो होते हैं ना, वो खैर उनकी कहानी अलग होती है। ये जो मैं बता रहा हूँ जो मॉडर्न कैनन शेल्स होते हैं ना, ये स्टेबलाइज्ड फिन वाले होते हैं, क्योंकि इनको लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, तो इनको प्रिडिक्टेबल पाथ में ले जाने के लिए इनमें भी फिन्स लगे होते हैं, है ना। आपने वो देखा है, वो एक और? जीप, हाँ एक जीप होती है जिसके ऊपर से बहुत सारे रॉकेट एक साथ निकलते हैं, Yes, sir. Yes, हाँ sir. है ना। तो वो मल्टी रॉकेट फायरिंग सिस्टम कहते हैं उसको, तो उसमें 10-10 रॉकेट एक साथ निकल जाते हैं तो वो वो भी सारे स्टेबलाइज, non-projectile वो भी होते नॉन प्रोजेक्टाइल होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं, है ना, या नॉन स्टेबलाइज्ड होते प्रोजेक्टाइल। हैं। तो जो भी सेल्फ प्रोपेल्ड होगा या स्टेबलाइज्ड होगा वो नॉन प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, ठीक है ना। वो जो पुराने जमाने में गोले होते थे ना, इसलिए मैंने कहा वो कैनन शेल जो होते हैं, पुराने जमाने में आपने देखा वो एक बड़ी अजीब सी तोप होती थी जो किलो में रखी रहती है आजकल, यस सर। है ना। Yes, उसके sir. गोले जो होते थे वो बिल्कुल प्रोजेक्टाइल की तरह होते थे और एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करते हुए जाते थे वो। सर वो गोल ब्लैक कलर के जो। हाँ गोल गोल से ब्लैक कलर के जो होते हैं, है ना, जिनको, सर जी हाँ बोलो। सर जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो नहीं करते तो फिर ये काम के कहाँ है? नहीं मतलब ये काम तो के, लगेंगे ही नहीं। नहीं बिल्कुल लगेंगे, इनफैक्ट ये बहुत एक्यूरेट होते हैं, इसीलिए तो एक्यूरेट होते हैं ना। देखो क्या होता है कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को हवा के भरोसे छोड़ दो तो हवा उसको इधर उधर ले जा सकती है, नहीं ले जा सकती है, यस सर। ठीक है ना। तो ये जो स्टेबलाइजिंग फिन हम लगा देते हैं उससे क्या होता है, इनका पाथ जो होता है वो मोर और लेस आपका वैसा हो जाता है जैसा बिना हवा के प्रोजेक्टाइल का होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आप में एक्यूरेसी आ जाती है। अगर आप बिना उसके करोगे ना तो हो सकता है कि आप जैसे मान लो एक 3D पिक्चर सोचो, ये आपका प्लेन है जिसमें आप फायर कर रहे हो, यहाँ से आपने फायर किया, आप चाहते हो यहाँ जाके गिरे आपका प्रोजेक्टाइल, लेकिन हवा की वजह से हो सकता है वो यहाँ जाके गिरेगा। लेकिन अगर आप स्टेबलाइजिंग फिन लगा दोगे तो एकदम ऐसे जाएगा, ऐसे जैसे नॉर्मली जाना चाहिए, है ना। तो ऐसा होता है, मतलब सर फिन का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। हाँ अगर आप कभी ना कभी ऐसे YouTube पे क्या करना, वो वर्ल्ड वॉर 2 की फुटेज देखना जिसमें प्लेन आते थे और प्लेन में से बहुत सारे बम एक के पीछे एक गिराए जाते थे, देखें कभी आपने वो सीन? हाँ एक सर, Yes, साथ हाँ sir. बहुत सर, सारे yes, बम sir. गिर रहे हैं, बहुत देखा। तो उन बॉम्ब्स का शेप देखना, उनमें भी इस तरह के फिन ऊपर बने होते थे। ये होता था बॉम्ब ऐसे जाता था नीचे वो, है ना, ऐसे इस तरह से फिन लगा होता है उसमें, और यहाँ जाके वो आगे आगे से ऐसा ऐसा पॉइंटेड सा होता है। ये हिस्सा जाके तो जब हिट करेगा ग्राउंड को तो ये ब्लास्ट करेगा, और जो फिन लगे हुए हैं वो इसको इस तरह का स्पिन देंगे हवा में, तो ऐसे टर्न करते हुए वो हवा में घूमते हुए आ रहे होंगे, ऐसे ऐसे टर्न करते हुए। तो ये फिन जो होते हैं ना, अदरवाइज अगर ये नहीं होंगे तो ये कभी भी इंटेंडेड जगह पे नहीं गिरेंगे, जाके कहीं और दूर 2 किलोमीटर दूर गिरेंगे। तो ये सीधा नीचे गिरे, इसके लिए ऐसा लगा दिया जाता है इसमें। सर लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस में कुछ हैं जिसमें एरोप्लेन से बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। तो हम तो कहते हैं ना वो सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन हम मान लेते हैं उसको, ठीक है ना। तो उसमें ओके हमारा सर। काम चल जाएगा, अजम्पशन हमने ये ले लिया कि हाँ जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो कर। रियल लाइफ में प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टाइल बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। इवन गन्स में भी एक चीज होती है जिसको राइफलिंग कहते हैं। राइफलिंग, राइफल नाम तो सबने सुना है ना, यस सर। है ना। तो राइफलिंग जो है वो एक एक्चुअली प्रोसेस होता है। अगर आपने जेम्स बॉन्ड मूवीज देखी है सबने, यस सर। नहीं जेम्स सर। बॉन्ड मूवीज में नो आपने सर। देखा है, और क्या बात करो, जेम्स बॉन्ड मूवी देखो भी, अभी जो मॉडर्न जेम्स बॉन्ड, डैनियल क्रेग वाली कोई भी, उसमें अगर आप देखो मूवी जब शुरू होती है तो बॉन्ड आता है, एक गोली चलाता है, और उसके बाद एक सीन आता है जिसमें एक गोला दिखाया जाता है और उसके अंदर इस तरह का
इस तरह का एक शेप बना होता है ऐसे, सही कह रहे हैं। इस तरह का, इसके पीछे आपको बॉन्ड खड़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये जो शेप है ना, ये राइफल के अंदर का शेप होता है। अगर आप कभी राइफल के अंदर झांक के देखोगे तो आपको उसके बैरल में इस तरह के ग्रूव्स नजर आएंगे, ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं। ये ग्रूव्स जो होते हैं ना, इन्हीं को राइफलिंग कहते हैं। जो बहुत पुराने ज़माने में जब राइफल्स इंट्रोड्यूस हुई होंगी, अराउंड मान लो 1400-1500 के आसपास, तो उस वक्त जो राइफल्स हुआ करती थी वो नॉन राइफल्ड होती थी, मतलब उनमें उनको कहते थे स्मूथ बैरल। स्मूथ बैरल, तो स्मूथ बैरल, उनका बैरल अंदर से एकदम साफ होता था, बिल्कुल कोई उसमें ग्रूव नहीं बने होते थे। तो इसमें से जब गोली बाहर आती थी ना, तो वो बहुत ही अनस्टेबल होती थी, हवा का इफेक्ट लगता था उसे और वो कहीं की कहीं चली जाती थी, है ना। और वो आमिर खान वाली मंगल पांडे देखी आपने? नहीं। किसी ने नहीं देखी? अच्छा, हाँ सर मैंने कोई थोड़ी सी कोई देखी। कोई हिस्टोरिकल मूवी देखी हो जिसमें सैनिक जो होते थे वो अपने गन के राइफल में गोली डालने के बाद में वो एक अजीब सा लंबा सा वायर सा लेके उसको लगान भरते थे, लगान। यस सर, वायर सा लेके मस्केट को भरते थे उसमें, यस हाँ सर, यस सर, सर, देखा है। याद आ रहा है ना। तो वो यस सर। स्मूथ बैरल राइफल्स हुआ करती थी। उनमें क्या होता था, पहले आप गन पाउडर भरते हो, गन पाउडर को भरने के बाद कॉम्पैक्ट करते हो, कॉम्पैक्ट करने के बाद उसमें ऊपर से एक छोटा सा गोला होता है वो डालते हो और उसके बाद फिर फायर करते हो। वो बहुत अनस्टेबल राइफल्स होती थी उनका, मतलब आपको पता ही नहीं होता था लगेंगी भी नहीं लगेंगी। तो आप क्या करते हो, सामने से जब दुश्मन आ रहा होगा तो उस पर 1000 गोली एक साथ चला दोगे इस उम्मीद में कोई ना कोई तो किसी को लगेगी जाके, है ना। तो ऐसा ये इस जमाने में हुआ करता था। बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका खुद का नाम राइफल था। राइफल ने क्या किया, राइफलिंग का प्रोसेस बनाया। तो जब राइफल्ड बैरल से बुलेट बाहर निकलती है तो वो फॉरवर्ड मोशन के साथ साथ एक्सियल स्पिन लेकर आती है, एक्सियल स्पिन। और अब हम समझ गए कोई भी चीज जो स्पिन करती है वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, स्टेबल हो जाती ठीक है है। ना। तो उसका जो सर पाथ होता है मतलब वो हाँ, ग्रेविटी के फोर्स को मोर और लेस थोड़ा सा वो नहीं कर बेटा, देती है ना। ग्रेविटी को तो देखो कोई भी दुनिया में नहीं बना जो मतलब ओवरकम कर ले। ये विंड के फोर्सेस को ओवरकम कर लेती है ना, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना। तो सर लेकिन वो तो नीचे जाना चाहिए, अगर वो ग्रेविटी को ओवरकम नहीं कर सकता। तो नीचे तो जाती है यार, गोली नीचे नहीं जाती है, इतनी देर से हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं। नहीं सर मतलब हाँ, नीचे जाती है, लेकिन सर वो आप कह रहे हो ना कि थोड़ा मोर और लेस थोड़ी ज्यादा स्टेबल हो जाती तो है। स्टेबल होने का मतलब ये थोड़ी नीचे नहीं गिरेगी, स्टेबल होने का मतलब है दाएं बाएं नहीं जाएगी। दाएं बाएं समझते हो, राइट लेफ्ट, हाँ सर। है ना। स्टेबल का मतलब ये है ना। तो अगर आपका देखो, जैसे आपका इंटेंडेड टारगेट यहाँ खड़ा हुआ है और आपने राइफल फायर की उसके ऊपर, तो वो ऐसे ही जाएगी, ऑल्दो नीचे होती हुई जाएगी, ऐसे ही जाएगी, नीचे होती हुई जाएगी, ठीक है ना। इधर उधर नहीं जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने फायर इसके सिर पे किया है और जाके वो कहीं लेफ्ट में किसी को लग रही है, राइट में किसी को लग रही है, ऐसा नहीं होगा वहां पे, ठीक है, समझ गए। सर और मिसाइल प्रोजेक्टाइल है नॉन प्रोजेक्टाइल? मिसाइल नॉन प्रोजेक्टाइल है, उसका खुद की पावर होती है। और मिसाइल जो होती हैं, है ना, मिसाइल भी बहुत तरह की होती है। मतलब एक तो ना आपकी शॉर्ट रेंज मिसाइल होती हैं, SRMs कहते हैं जिनको, फिर LRMs होती हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल होती हैं, और फिर बैलिस्टिक्स होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, है ना। तो शॉर्ट रेंज मिसाइल जो होती हैं वो आप कहते हो लेस देन 100 किलोमीटर के लिए होती हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल जो होती हैं ये 100 से 500 किलोमीटर की होती हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं ये ग्रेटर देन 2000 किलोमीटर वाली होती हैं। तो ये तीनों ही मतलब नॉन प्रोजेक्टाइल है? सब नॉन प्रोजेक्टाइल है। इनमें सब में क्या होता है, अपना वो फ्यूल होगा जिसको हाँ। बर्न करते हुए जाती हैं, वरना इतनी रेंज आप ला ही नहीं पाओगे। जो आपके कैनन शेल्स होते हैं ना, जैसे मान लो आपने वो जो टैंक देखे, यस सर। टैंक के शेल्स जो होते हैं वो बहुत होगा तो 2 किलोमीटर कवर कर सकते हैं, 4 तो किलोमीटर कवर कर सकते हैं। टैंक की भी तो मिसाइल नॉन प्रोजेक्टाइल होंगी? हाँ नहीं, टैंक के शेल प्रोजेक्टाइल हो गए, उसमें कोई फ्यूल नहीं है ना, उसमें सिर्फ एक बड़ा सा गोला होता है, वो निकल जाता है आगे। हाँ उसमें ग्रेविटी लग रही है उसमें। हाँ, हाँ इनमें फ्यूल ओके भरे ओके। होते हैं, इनमें फ्यूल भरे होते हैं। इनफैक्ट यस सर। बैलिस्टिक मिसाइल में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। रॉकेट में होते हैं ना, पहले स्टेज का फ्यूल होगा, सेकंड स्टेज का फ्यूल होगा, थर्ड स्टेज का फ्यूल होगा। हाँ सर वो जैसे रॉकेट में वो अलग अलग एक एक करके पार्ट सेपरेट होते चले हाँ, जाते हैं। इनफैक्ट ये जो फ्यूल होता है इसी को बैलास्ट कहते हैं, इस वजह से इसका नाम बैलिस्टिक मिसाइल है ना। दिस इज कॉल्ड बैलास्ट। तो वो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, है ना। फिर होती हैं ICBMs, होती हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ICBMs। ये सबसे खतरनाक वाली होती हैं, है ना। एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट जाती हैं। इनफैक्ट इनका तो मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये अर्थ है हमारी, आपने यहाँ से फायर किया तो ये एटमॉस्फेयर से बाहर जाती हैं पहले,
है ना। मान लो आपका टारगेट यहाँ है, तो उस टारगेट के साथ पहले अपने आप को अलाइन करेंगी और फिर ग्रेविटी से उसके ऊपर जाके गिरेंगी, तो ये एटमॉस्फेयर तक को क्रॉस करके ऊपर चली जाती हैं, ठीक है ना। इतनी ऊपर तक जाने के बाद वापस आती हैं। सर मतलब आज तक तो कभी यूज नहीं हुई, नहीं तो न्यूज में आ जाता। टेस्टिंग होती रहती है इनकी, आईसीबीएम्स की टेस्टिंग होती है, बट ऑब्वियसली ऐसे बड़े वॉर थैंकफुली नहीं हुए अभी तक जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री पे आईसीबीएम फायर करे, है ना। सर लेकिन आईसीबीएम को चला कैसे सकते, इतनी कोई जगह तो है ही नहीं हमारे बहुत पास। जगह है, क्या बात कर रहे हो। अभी इंडिया ने नहीं टेस्टिंग की थी जिसमें सैटेलाइट उड़ा दिया था। पता नहीं सर, याद नहीं। अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, करीब 1.5 साल हो गए, है ना। इंडिया ने एक टेस्ट किया था जिसमें आप यहाँ से बैठे बैठे किसी भी कंट्री का सैटेलाइट उड़ा सकते हो। तो एक डमी सैटेलाइट बना के पहले भेजा गया और फिर उसको यहाँ से मिसाइल मार के उड़ा दिया, है ना। तो जो मॉडर्न वॉरफेयर होगा, जब आगे कभी बड़ी लड़ाइयाँ होंगी, तो उसमें कंट्रीज एक दूसरे के सैटेलाइट्स पे भी तो हमला करेंगी ना, तो उसमें काम आएंगे वो। सर ये मिसाइल्स हमारे जो रॉकेट होते हैं जो स्पेस में जाने के लिए होते हैं, उनमें यूज होती है? मिसाइल रॉकेट में क्यों यूज होगी? मतलब आप ये कह रहे हो कि रॉकेट के पास अपने को डिफेंड करने के लिए कुछ होता है क्या? नहीं, मतलब अच्छा। जैसे उन्हें स्पेस में जाना होता है, जैसे अभी हमारा वो चंद्रयान वाला हुआ था, ठीक है, हाँ हाँ। तो उधर जाने के लिए मतलब मिसाइल को मतलब पावर और वो भी तो चाहिए होगी ना, ऐसा कुछ। चंद्रयान में उसमें मिसाइल तो क्यों अलग लगाएंगे? फ्यूल होती है ना, उसमें चंद्रयान को मिसाइल की क्या जरूरत है? देखो, मतलब जो मिसाइल होती है ना, उसमें क्या होता है, आपके पास एक पेलोड होता है, पेलोड कहते हैं, जो लास्ट स्टेज होती है उसको पेलोड कहते हैं। ये पेलोड जो होता है, ये लीथल वाला पेलोड होता है, यानी ये लोगों को मारने वाला होता है। जो आपके नॉर्मल सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं उसमें पेलोड जो होता है वो नॉन लीथल होता है। इसका मतलब हुआ मशीनरी होगी उसमें, कैमरा होगा उसमें, जो भी कर, ओके जैसे मार्स पे जा रहा है तो वहाँ कैमरा लेके जा रहा है ना, वो वहाँ पे कोई हथियार लेके तो जा नहीं रहा है वो, ठीक है ना। तो बेसिकली उसको कैरी करने का मैकेनिज्म इज द मिसाइल, ये ना जो कैरी कर रहा है उसको, ठीक है। तो मिसाइल का काम क्या है? देखो मिसाइल हम देखो प्लेन से क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा है, प्लस प्लेन को खतरा है। तो आपने क्या किया, मिसाइल यहाँ से भेज दी, ये जैसे से फ्यूल खत्म होता जाएगा, ये पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज अलग हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ जो लीथल पेलोड होगा ये जाके दुश्मन को स्ट्राइक करेगा सीधा जाके, ओके सर, ठीक है ना। बस ये होता है उसमें ऐसा। सर स्पेस में दुश्मन कहाँ है? स्पेस में कोई दुश्मन नहीं अभी तक तो नहीं है ना। तो सैटेलाइट लॉन्च होती है, उसके रॉकेट लॉन्चर नॉन प्रोजेक्टाइल होंगे। हाँ बिल्कुल ये सही है कि सैटेलाइट जो लॉन्च होते हैं उसके रॉकेट्स नॉन प्रोजेक्टाइल हो जाएंगे, अपनी ताकत से चलते हैं वो ना। तो स्पेस में जो रॉकेट जा रहे हैं वो पूरी तरह से अनगार्डेड होते हैं, उनको कोई तरह का मतलब है ना इस तरह का प्रोटेक्शन नहीं होता है। क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि कोई एक दूसरे के रॉकेट्स पे हमला नहीं करता है ना। कभी वॉर टाइम में होगा तो हो सकता है एक कंट्री दूसरे कंट्री के स्पेस क्राफ्ट भी गिराना शुरू कर दे, है ना। लेकिन अभी नहीं हो रहा है, एटलीस्ट अभी तो कुछ टाइम नहीं हो रहा है। प्रोजेक्टाइल की बात समझ गए सब लोग? यस सर। ठीक है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने पास आ गई कि काम कैसे करते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल में हम लोग 3 तरह के प्रोजेक्टाइल स्टडी करेंगे। एक ये वाला प्रोजेक्टाइल है, इसको हम कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड। प्रोजेक्शन कहाँ से कर रहे हैं इसका? प्रोजेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से प्रोजेक्ट होने वाले ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, टेढ़े फेंके गए हैं एंगल पे। एक होते हैं इस तरह के प्रोजेक्टाइल, इनको हमने सीधा प्रोजेक्ट किया, सीधा लॉन्च किया ऐसे, तो ये होते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल्स। ऑब्वियसली किसी हाइट से ही प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं, ग्राउंड से तो हॉरिजॉन्टल जाएगा नहीं, तो ये किसी हाइट से प्रोजेक्ट किए जाते हैं, है ना। और तीसरा टाइप का प्रोजेक्टाइल जो है वो ऐसा होता है, ध्यान देना इस पर, ये है ऑब्लिक ही, लेकिन कहाँ से प्रोजेक्ट हुआ है? हाइट से। हाइट से। तो ऑब्लिक फ्रॉम ए हाइट। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे याद दिलाऊंगा कि हमने जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था तो बिल्कुल सिमिलर 3 केसेस लिए थे। एक था सीधा ऊपर फेंकना ग्राउंड से, एक था ड्रॉप कर देना हाइट से, और एक था ग्राउंड से हाइट से ऊपर फेंक के वापस नीचे आना। ये बात ठीक है ना? तो ये बिल्कुल वही 3 केसेस हैं, है ना, सिमिलर हैं उससे। कैसे सिमिलर है वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। इनको ड्रॉ कर लो एक बार, है ना। बस एंगल है इसमें बस एंगल है, बिल्कुल, है ना। ये 2D है, वो क्या था? 1D 1D था, बस ये 2D, ये 2D हो गया मोशन,
वो 1D मोशन था, उसमें मोशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू y एक्सिस ओनली, इसमें y के साथ साथ क्या है, एक्स एक्सिस। x एक्सिस भी है, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात अगर समझ जाओ, जब इतनी समझदारी की बात समझ ही गए हो तो, कि जो y में वहां होता था रिस्पेक्टिवली, जो यहाँ होता था और जो यहाँ होता था और जो यहाँ होता था, वो एज इट इज होता रहेगा। जो वहां y में होता था वो यहाँ एज इट इज होता रहेगा। एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाएगा, एंगल एंड एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस का मोशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो जो ये बात समझ गया ना, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज जस्ट द मोशन अंडर ग्रेविटी एसोसिएटेड विद अ हॉरिजॉन्टल मोशन। क्या कहा मैंने? प्रोजेक्टाइल मोशन इज जस्ट मोशन अंडर ग्रेविटी एसोसिएटेड विद अ हॉरिजॉन्टल मोशन। जो ये बात समझ गया उसको प्रोजेक्टाइल बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है ना। टेंशन जिंदगी की सारी खत्म हो जाती है प्रोजेक्टाइल रिलेटेड। समझ गए बात? चलो जी, यस। एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। डायग्राम एक बार दिखा देंगे? थर्ड वाला, हाँ थर्ड डायग्राम देख लो, ऐसे देखो ये। हाँ सर, थैंक यू। ठीक, फर्स्ट केस लिख लेते हैं। ये हमारा ओब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि हमने ये दिया इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, u वेक्टर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इस इनिशियल वेलोसिटी का एंगल मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% ऑफ द टाइम्स हॉरिजॉन्टल के साथ ही बताया जाता है, जो लॉजिकल भी है, ठीक है ना। तो ऐसे हमने प्रोजेक्ट किया, और इसका पाथ का शेप जो होता है वो आगे चल के हमें पता लगेगा पैराबोला होता है, बट अभी के लिए हम इसको ऐसा बना लेते हैं, बाद में उसको मैथमेटिकली पैराबोला प्रूव करें। ठीक से बनाना है इसको ना। ये जो कर्व है ना, बहुत लोग इसको कोई ऐसा बना देता है, कोई एकदम वो जो सेमी सर्कल होता है ना वैसा बना देता है। कोशिश करो वैसा नहीं बनाए, है ना। थोड़ा सा उसमें वो इफेक्ट आना चाहिए, मतलब वो बेल कर्व होता है ना जैसा, वैसा इफेक्ट आना चाहिए उसमें। खैर, ये ड्रॉ कर लिया सबने? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इस मोशन को समझने के लिए इस मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ लिखते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और एक तरफ लिखते हैं वर्टिकल, है ना। यानी हम ये कहेंगे कि दिस इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, जिसमें दो मोशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं एक ही पार्टिकल के, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के इस तरह से एक टेबल बन जाएगी हमारे पास, जिसको हम समझते चलेंगे धीरे धीरे, है ना। सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो लिखने से पहले मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि अगर ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है u, तो इसके दो कंपोनेंट आप कर सकते हो x y में। ये Yes. वाला, इसको ux कह देता हूँ मैं, इसको uy कह देता हूँ, ux uy, ये थीटा है। तो ux कितना हुआ इस डायग्राम के हिसाब से, ux कितना हुआ, U cos theta. U u cos cos theta। U थीटा। cos theta. मैंने लिख दिया ux इक्वल टू u cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नो सर। अच्छा, यहाँ uy लिख देता हूँ, uy कितना हुआ, यू साइन थीटा। U u sin sin theta। थीटा। बस ये बहुत सिंपल सी बात है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में हमने u sin थीटा। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन पूरा लिख लेना चाहो तो, जगह है तो, है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इट इज 0, है ही नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये बात कंफर्म कर सकते हो मुझे कि हाँ सही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। क्लियर कर लो। सर बट हाँ, हॉरिजॉन्टल उसमें कंपोनेंट तो उसका है।
वेलोसिटी का है ना बेटा, फोर्स का कहाँ है बताओ मुझे। यस सर। सही है ना। देखो जी। एक होता है हमने फेंका, फेंकने पे हमने उसे क्या दिया, वेलोसिटी। अच्छा फेंकते ही हमारा उससे अब कोई लेना देना नहीं रहा, इट इज फ्री टू गो वेरेवर इट वांट्स टू। यस सर। ठीक है ना, पक्की बात। यस सर। तो अब उस पे जो फोर्स लग रही है वो सिर्फ एक है, कौन सी फोर्स? ग्रेविटी ग्रेविटी। और ग्रेविटी का एक ही डायरेक्शन होता है, कौन सा? वर्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस, ये बात ठीक है ना। तो हमने एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को जीरो कह दिया। अच्छा एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस को मैं माइनस जी कह सकता हूँ क्या? यस सर माइनस क्यों लगाया? नीचे की तरफ हो गया। नीचे की तरफ है, इसके साथ क्योंकि हमने प्लस लगाया था, ये ऊपर था तो ये नेचुरली माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नो सर। नो ठीक है। सर अच्छा अब क्या होता है, आप देखो कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो वही रूल फॉलो करेगा जो बिना एक्सेलरेशन का मोशन फॉलो करता है। बिना एक्सेलरेशन के मोशन को हम कौन सा मोशन कहते हैं? सर लेकिन आफ्टर द हाईएस्ट पॉइंट जो हम लोग का एक्सेलरेशन भी होगा हाँ वो तो बेटा, प्लस हो जाएगा, प्लस जी। ये कौन बोल रहा है? सर हाँ हाँ, नाम बताओ बेटा। अरे शर्माओ मत, नाम बता दो। हेलो सर शायद अवनी से बात। हेलो हाँ हेलो, हाँ ये बेटा कौन, अनवी बोल रहे हो? अनवी। हाँ हाँ अनवी, ये बात समझो देखो कि जो आपका जी है ना वो ऊपर जाते हुए भी नीचे लग रहा है और नीचे आते हुए भी नीचे लग रहा है, ये बात मानते हो कि नहीं? हाँ सर। बस तो वो माइनस जी है, वो चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ, है ना। देखो आप इस बात को अच्छा बहुत ओके अच्छे से राइट। समझो कि माइनस डज नॉट इम्प्लाई रिटार्डेशन। माइनस रिटार्डेशन इम्प्लाई नहीं करता है। क्यों? माइनस सिग्निफाई कर रहा है सिर्फ डायरेक्शन। माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? सिर्फ डायरेक्शन। डायरेक्शन सिग्निफाई कर रहा है ना, डायरेक्शन। डायरेक्शन सिग्निफाई कर हाँ रहा है। सर ओके। हाँ तो अब समझो, जो आपका मैक्सिमम हाइट से पहले का मोशन है उसमें वर्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, अप या डाउन? आप अप होता है। सर तो किसका एक बार वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर जाते हुए, यानी हम मैक्सिमम हाइट पहुंचने से पहले जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है उसका डायरेक्शन अप होता है या डाउन? अप अप Up. होता है। आप होता है। नाउ वेलोसिटी इज अप, एक्सेलरेशन इज डाउन। इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे या रिटार्डेशन? रिटार्डेशन रिटार्डेशन, ये बात ठीक है ना, इस वजह से वो रिटार्डेशन है। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाता है? डाउन डाउन। वेलोसिटी इज डाउन, एक्सेलरेशन इज आल्सो डाउन। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। तो जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन के हो तो एक्सेलरेशन होता है, जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन के हो तो क्या होता है? रिटार्डेशन रिटार्डेशन होता है। इसका प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं नहीं होता है। नहीं है। इसका सेम डायरेक्शन में होना या सेम डायरेक्शन में नहीं होना से लेना देना है। क्लियर है बात एकदम? हाँ सर ओके ठीक है थैंक ना। देखो जब हमने वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा था तो बहुत डिटेल में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि प्लस और माइनस अच्छा या बुरा नहीं बताता है। प्लस और माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन डायरेक्शन बताता है। बस यू। इतनी सी बात है, ठीक है ना। चलो ये हम समझ गए। थैंक यू। ओके, है ना। सर मतलब जब हम ऊपर से सीधा छोड़ देंगे तब तो प्लस होगा ना शायद। नहीं तब तो हमारे पास देखो, जब हमने ऊपर से सीधा छोड़ा था हमने कहा था अब कुछ हमारे नेगेटिव पास है ही नहीं अब हमारे पास कुछ नेगेटिव है ही नहीं। इनफैक्ट हमारे पास कोई भी अपवर्ड नहीं रहा। तो जब सब चीजें डाउनवर्ड हैं तो हमने उसको पॉजिटिव ले लिया था। चाहते तो वहां भी हम नेगेटिव ले सकते थे, बट क्योंकि कोई कंपेयर करने के लिए अपवर्ड क्वांटिटी बची ही नहीं थी तो हमने कहा इन सभी को प्लस कह दो, है ना। हाँ सर याद आया। पक्की बात है ना, यस सर। यस समझ सर गए ना, है ना। भाई लंका में रावण को कोई राक्षस कहता था क्या? नहीं। नो नहीं ना, वहां तो उनको महाराजा धीराज कहा जाता था ना। यस। बस तो समझ गए, ऐसा है ना। चलो जी, एक्सेलरेशन लिख लिया हमने। अब मैं कह रहा हूं कि जैसे सारे इफेक्ट्स वही आएंगे, जो यहां जो आएंगे वो यूनिफॉर्म मोशन के होंगे। यूनिफॉर्म मोशन याद आ रहा है? यस सर। और यहाँ पे वो आएंगे जो आपके मोशन अंडर ग्रेविटी वाले इफेक्ट्स होते थे, ये याद रख लोगे, यस। ओके सर है ना। तो ये टेबल तो हम बाद में बढ़ते रहेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझ लेना कि हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मैंने टेबल की जगह छोड़ दी ऊपर, हॉरिजॉन्टल मोशन
इज ए यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म। ये सारे वो रूल्स फॉलो करेगा जो किस में होते हैं? यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं। वर्टिकल मोशन इज कैसा मोशन? वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ये सारे वो रूल फॉलो करेगा जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे केसेस में सीखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भूलना मत, है ना, नोट करना है इसको। कर लोगे? यस सर। चलो जी, अब आते हैं हम वापस अपने टेबल पे। तो हमने लिखा, मान लो यहाँ पे लिखते हैं हम वेलोसिटी एट एनी टाइम। इसको शॉर्ट में आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कह सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ पहले, है ना। इसको नोट कर लो, वेलोसिटी एट एनी टाइम, है ना। ये मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ। डायग्राम कहाँ बनाऊँ? यहाँ बना दो, ये हटाओ। हाँ, तो ये देखना कि हमारा पार्टिकल जो है वो लॉन्च तो हुआ है ऐसे, लेकिन कुछ देर बाद वो लेट से यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो वेलोसिटी u से कुछ v हो जाएगी। यस सर। ठीक है, ये जो v होगा इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, उसको vx कह देते हैं। यस इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, उसको vy कह देते हैं। यस सर। ये भी कुछ एंगल बना रहा होगा, उसको फाई कह देते हैं। जैसे यहाँ थीटा था तो यहाँ क्या कह दिया हमने? फाई। ये डायग्राम एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लो, है ना। टेबल से हटके करना, टेबल में अभी बहुत सारी चीजें अभी हमें फिल करनी है ना, तो टेबल की जगह छोड़ देना थोड़ी। डन सर। डन। तो अब ये देखो कि ये जो vx है हमारा, वो तो हमेशा ux के बराबर होगा, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। यस सर। तो इसको मैं सीधे सीधे u cos थीटा कह दूं, चलेगा? यस सर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रख लें, समझ जाएं। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलती है। ओके सर। क्या कहा मैंने? प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलती है, ठीक है ना। तो एक प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितनी है उतनी ही हमेशा रहेगी, क्योंकि उसको चेंज करने के लिए क्या नहीं है? कोई फोर्स नहीं है। कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन अवेलेबल नहीं है। चलो जी, ये मैंने गलती से यहाँ पे हाँ vx ही लिखा था ना, सही है, vy लिखते हैं वो ना, vy जो है वो किसका सताया हुआ है? ग्रेविटी का। तो वो हो जाएगा uy माइनस जी टी। u माइनस जी टी होता है ना जैसे वर्टिकल मोशन में, तो इसको uy को u साइन थीटा लिख देते हैं, u साइन थीटा माइनस जी टी लिख देंगे यहाँ पे, नोट कर लो, u साइन थीटा माइनस जी टी। u साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में एक बात देखना, टाइम बढ़ने के साथ साथ, टाइम बढ़ जैसे से बढ़ेगा, ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? सर कम होगी कम मैक्स होगी, पॉइंट तक। हाँ, मतलब मैक्सिमम टॉप तक पॉइंट जाके जीरो हो जाएगी। जीरो होने के बाद क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा, नेगेटिव में बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक नेगेटिव। है ना, बिल्कुल। तो इसको आप इस तरीके से यहाँ डायग्राम में समझ सकते हो कि अगर हमारे पास ये वर्टिकल वेलोसिटी पहले इतनी थी, मान लो इतने बड़े एरो से शो हो रही थी, तो यहाँ जाते जाते थोड़ा एरो छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, यहाँ पे आके कितना हो जाएगा? जीरो। इसके बाद फिर एरो हमारा रिवर्स हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा होकर रिवर्स हो जाएगा, और बड़ा होकर हो जाएगा, यहाँ आते आते वापस से उतना ही बड़ा एरो बन जाएगा। ये हम प्रूव करेंगे जितना होता था, ठीक है ना। जब हम पत्थर फेंकते थे तो जितनी स्पीड से जाता था वापस उतनी ही स्पीड से आता था, नहीं आता था? तो वर्टिकल स्पीड में भी वही वाला काम होगा कि जैसे ये u साइन थीटा से गया है, u साइन थीटा से नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। वो हम बाद में करते रहेंगे, लेकिन पॉइंट हमें समझ में आ रहा है कि वर्टिकल वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। ये क्वेश्चन याद रहेगी सबको? ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये तो हमने ये लिख लिया इसमें। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट।
तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल। फिर से डायग्राम के लिए जगह बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ये हमारा पार्टिकल जो है इसको इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन में भेजा है। ये मान लेते हैं हमारा 0,0 है, यानी ये तो ओरिजिन हो गया जहाँ से स्टार्ट हुआ। थोड़ी देर बाद पार्टिकल अपना यहाँ आ जाता है, तो इसका ये वाला डिस्प्लेसमेंट x कहलाएगा और ये वाला डिस्प्लेसमेंट y कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। x और y, ठीक है। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन जो है, जिसको मैंने x लिखा है, उसको मैं सिंपली ux इंटू टी कह सकता हूँ। वो तो बदल ही नहीं रहा है। एट एनी टाइम नो? एट एनी टाइम, हाँ बिल्कुल, एट एनी टाइम। डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, लेकिन फिर इंस्टेंटेनियस का पोजीशन लिखना पड़ेगा उसको ना। एनीवे, x इक्वल टू यू एक्स टी समझ में आ रहा है? इसको u cos थीटा टी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन को क्या लिखूंगा मैं? यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, जैसा होता है वर्टिकल मोशन में। तो y मेरे पास कितना हो जाएगा? y हो जाएगा u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नोट कर लो उसको। तब तक मैं यहाँ जगह बना देता हूँ, जो हमने नोट कर ही लिया था पहले। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, तो किसी सर भी एक बार वक्त डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम दिखा दूं? हाँ हाँ देखो, ये देखो। कभी भी हम ये जानना चाहते हो ना कि फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई क्या हैं, तो आप x की वैल्यू u cos थीटा t से बता सकते हो और y की वैल्यू u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से बता सकते हो। हर बार अपने आप को ये बात समझाना कि बोथ x एंड y आर जस्ट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मोशन। x यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी में जैसा होता है, और y जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं, उसके रूल्स फॉलो कर रहा है। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है जो हम पहले से नहीं जानते हैं। ठीक है, यस सर। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस एक लास्ट क्वांटिटी इस टेबल में और हमें एंटर करनी है, वो लिख लेते हैं, जिसको कहते हैं थर्ड इक्वेशन। मोशन की थर्ड इक्वेशन जो है, तो यहाँ तो लिख देते हैं नॉट एप्लीकेबल। क्यों? कि वी स्क्वायर जो एक्स में है वही वी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर जो फाइनल है वही यू स्क्वायर फाइनल है एक्स डायरेक्शन में, तो नॉट एप्लीकेबल लिख दिया हमने। यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gy। वी वाई स्क्वायर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट एनी गिवन टाइम का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर माइनस 2gy। सर हॉरिजॉन्टल में एन एक बार नॉट एप्लीकेबल अगर लिखना चाहो तो आप लिख दो। देखो मैं लिख रहा हूँ वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर। अगर अच्छा लग रहा है ये लिखना तो लिख दो। एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना वहाँ पे, ये वाला पार्ट तो है ही नहीं वहाँ पे, ओके ओके सर। है ना, इसलिए मैंने नॉट एप्लीकेबल लिखा वहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल। ओके सर। ठीक है ना, तो ये थर्ड इक्वेशन भी हमने लिख ली है। अब क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग इस टेबल से जितने रिजल्ट्स हमारे डिराइव होते हैं, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इन सब की बात कर लेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख लेंगे। तब तक बस इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, है ना। और पुराने आप क्वेश्चन करना शुरू कर दो, देखो है ना, जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस भेजी हैं। मैं आपको 2 एक्सरसाइज और भेजूंगा। एक होगी रिवर बोट वाली, है ना, और एक रिलेटिव मोशन की जो नॉर्मल एक्सरसाइज हो सकती है वो दे दूंगा मैं आपको। तो सर वेक्टर की तो एक्सरसाइज डिस्कस करिए। यार वो तो जब आप लोग कहोगे तो मैं करूँगा यार, मतलब है ना, मैं करूँ और कोई डिस्कस करने ना आए तो हमारा पूरा 1.5 घंटा खराब हो जाएगा। तो जिस भी दिन आप कह दोगे कि सब लोग डिस्कस करने के लिए रेडी हैं, मैं कर दूंगा उसको डिस्कस करना। मेरी बात समझ रहे हो?
सर अभी 1-2 दिन के लिए रुक जाना। फिर वही बात है ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मुझे पता है ना, मैं जिस दिन कहूँगा कर लो, उस दिन कोई ना कोई ये कहेगा मुझे ये काम है और मुझे ये है और मेरी शादी भी है और मुझे यहाँ जाना है और है नहीं ना। सर अभी तो कहीं कौन जा रहा है कहीं पे? मैं फिर क्या कह रहा हूँ, 10 बहाने हैं नहीं करने के, तो है ना, तो कोई कुछ भी कह सकता है। आप लोग आपस में डिसाइड कर लो, ग्रुप में हो सब लोग, है ना, आपस में डिसाइड कर लो इस दिन हमें ये डिस्कस करना है, चाहे HC वर्मा डिस्कस करना है ना, तो जिस दिन आप लोग कहोगे मैं कर दूंगा डिस्कस। सर मैं परसों के बाद कभी भी कर सकता हूँ, बस फिर परसों तक का यार टाइम। मुझे मत, मैं क्या कह रहा हूँ समझो ना, इन लोगों को बताओ, है ना, ग्रुप में डिस्कस करके आपस में कर लो, मैं कर दूंगा डिस्कस, मुझे क्या जा रहा है उसमें। डन है। यस सर। सर ये टेबल बस इतनी है ना? ये टेबल बस इतनी है, टेबल हमारी कंप्लीट है, इसमें अब कुछ भी नया नहीं है। इसको नीचे से बंद कर देता हूँ, गिर जाएंगे नहीं तो ये सब, है ना, यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ इसको। चलो साइड से भी बंद कर दें तो भाग जाएंगे फिर ये हमारी टेबल बंद कर दी हमने साइड से। ठीक है जी, अब हमारी टेबल हुई डन। डन, ये लो, ठीक है। अब इसको अगली बार डिस्कस कर लेते हैं। आज कोई एब्सेंट, आज तो 3 लोग एब्सेंट लग रहे हैं, 2 सर शाश्वत नहीं है। शाश्वत नहीं है। और कौन गायब दिख रहा है? अर्जुन आज आए हैं। प्रियांशु दिख रहा है क्लास में? प्रियांशु भी है, ठीक है। चलो, तो किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो ही मांगना है यार, ना फिर उसको अपलोड करने में बहुत टाइम खराब होता है। सर रिकॉर्डिंग मत भेज दीजिएगा, पर वो PDF जरूर। PDF तो मैं भेज दूंगा, PDF को, ठीक है। अर्पित भी सर भेज देना अर्पित तो मानेगा ही नहीं बिना रिकॉर्डिंग के। चलो मैं भेज रहा हूँ फिर, है ना, 10 नहीं बजे सर तक क्योंकि वो रिकॉर्डिंग है ना, सिर्फ अगर किसी चीज में कंफ्यूजन हो तो उसको रिवाइज करने में काम आती है, उसके लिए चाहिए, और किसी चीज के लिए नहीं चाहिए होती। बट ठीक है, तो 10 बजे तक अपलोड हो जाएगी, 10 बजे चेक करिए। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू सर।